कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अगर फिर भी न संभले है हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। गांधी का कहा जाता था, जो देश गांधी का था, जो देश अहिंसा का पुजारी था, उस मुल्क को तबाह करने के लिए कुछ ताकतों ने धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ने की, बांटने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सत्ता की चाबी मिल जाए। सफर के दौरान मारा जा रहा है मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर, कि आज के इस समय में अब हिस्सेदारी और भागीदारी देनी होगी। अब हमारी कौम नहीं मानने वाली है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई शम्मा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सब की कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तमाम दानिश्वर हजरात, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, एक दो जख्म नहीं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उभरूं। आज जिस दर्द को लेकर के हाफिज सरवर साहब ने हम सब लोगों को यहाँ जमा किया है, ये हमारे तमाम दर्द में से एक दर्द है। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और हम सब लोगों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबको उन्होंने गुलाम बना लिया, और उस समय जब कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो बिला मुबालगा सबने कुर्बानी दी। लेकिन याद रखिए, जो कुर्बानी हमने दी वो बेमिसाल और नायाब है। 1857 से लेकर 1947 तक जबरदस्त तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई। हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने अपनी महलात की कुर्बानियाँ, अपनी झोपड़ी की कुर्बानियाँ, जान माल इज्जत आबरू औलाद की कुर्बानियाँ, सब कुछ देश की चरणों में निछावर किया। नतीजे की शक्ल में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने देखा कि ये हिंदुस्तानी कहीं इकट्ठे होकर के फिर लंदन पर हमला ना कर दें, एक दिन ऐसा आए, तो उन्होंने इस भारत माँ के दो टुकड़े कर दिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने कराया, ये एक अलग विषय है। लेकिन बहरहाल नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। और उस वक्त हमसे कहा गया, हमारे पुरखों से कहा गया कि आप चले जाइए पाकिस्तान। हमें यानी ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया कि आप अगर चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर बापू महात्मा गांधी ने ये खड़े होकर के, नेहरू ने, पटेल ने, पंडित नेहरू के साथ साथ अब हम सब लोगों के बड़े पूर्वज नेता अबुल कलाम आज़ाद ने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर के ये आश्वासन दिया, ये भरोसा दिलाया कि मुसलमान भाइयों, आप इसी हिंदुस्तान में रुकिए, आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। मेरे भाइयों, आज इन सभी महान पुरुषों की रूहें अपनी अपनी जगह तड़प रही होंगी, जो हाल आज हमारे इस हिंदुस्तान का कर दिया गया।
प्यारे साथियों, जो देश गांधी का कहा जाता था, जो देश गांधी का था, जो देश अहिंसा का पुजारी था, जो मुल्क सात सूफी संतों का था, जो मुल्क आपसी भाईचारा के रूप में जाना जाता था, जो मुल्क सैकड़ों धर्मों पंथों को अपनी आगोश में समेटे हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, उस मुल्क को तबाह करने के लिए कुछ ताकतों ने धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ने की, बांटने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सत्ता की चाबी मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, धर्म पर लोग बहस करते हैं। धर्म सीधा सीधा ये संदेश देता है कि जहां पर धैर्य हो, संतोष हो, आपसी भाईचारा हो, जहां प्यार और मोहब्बत हो, ये धर्म हमें शिक्षा देता है। लेकिन आज धर्म की इस प्यारी शिक्षा को छोड़ करके लोग लड़ने झगड़ने और मारने काटने की शिक्षा धर्म के नाम पर देते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बुरे दौर की तस्वीर है। मेरे प्यारे साथियों, आज जब आजादी के वक्त हमारे पूर्वज गठरी बांध करके जब इस बात पर डर रहे थे कि पता नहीं इस मुल्क में हमें सुरक्षा मिलेगी, विकास मिलेगा, हमें रहने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, रहा कि कुछ लोगों के दिलों में डर, तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है, यहाँ आप रहिए। अबुल कलाम आज़ाद ने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ी से हमें रोका और देश के ज़्यादातर लोग रुके, क्योंकि हमें संविधान ने ये गारंटी दी थी कि आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन आज जब ट्रेनों में पर सफर के दौरान मारा जा रहा है मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर, आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपको पकड़ के कहा जा रहा है फलाना नारा लगाइए, ढिका नारा लगाइए। जब आप ट्रेन में चलते हैं तो वहां आपको गोलियां मारी जा रही है। एक मजदूर को मजदूरी करने के लिए ले जाया जा रहा है और पीछे से फावड़े से वार किया जा रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाए साथियों, सही कहा हाफिज साहब ने, 1989 में ऐसे हालात देश के नहीं थे जब हमारे दलित भाइयों को ताकत मिली, वो बहुत जरूरी था। आज उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात हैं मुसलमानों के साथ में, हमारे साथ में। तब हमें इस बात की ज़रूरत पड़ी कि हमें भी सेफ्टी एक्ट में शामिल किया जाए, या हमें सेफ्टी एक्ट अता किया जाए, या हमारे लिए सुरक्षा का कानून बनाया जाना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाफिज सरवर साहब का कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे को लेकर के आज लोगों के बीच में है। और मैं गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें आप, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे देश की सभी राजधानियों में। जिस तरह से आज देश की इस राजधानी में, नई दिल्ली में, महबूब इलाही की चरणों में, उनकी चौखट से आप पूरे मुल्क को ये संदेश दे रहे हैं कि आज सेफ्टी एक्ट की जरूरत है, आज अत्याचार निवारण कानून की जरूरत है, यकीनन जरूरत है। और मैं सलाम पेश करता हूं आपकी इस टीम को, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मसले पर लोगों की नजर कराने की कोशिश की। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उभरूं। लेकिन फिर भी मैं अपने कौम के लीडरान से ये बात कहना चाहता हूं कि अब कौम जाग रही है। अब बड़ी बड़ी पकड़ी और बड़े बड़े टोपियों से अब कौम देख रही है कि अब ये टोपियों में, पगड़ियों में, शेरवानियों में नहीं आने वाली है। जो लोग काम करेंगे कौम उनका साथ देगी।
कौम उनके साथ चलेगी। ये बात कान खोलकर सुन लें वो लोग जो तथाकथित तौर पर कौम के नाम पर लाइजनिंग करने का काम करते हैं और कौम को गिरवी रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ मैं सेकुलर पार्टियों से भी ये बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज के इस समय में अब हिस्सेदारी और भागीदारी देनी होगी। अब हमारी कौम नहीं मानने वाली है। नारेबाजी से जिंदाबाद से बड़ी प्यारी बात कही हमारे भाई ने कि जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते तो हमारी चौथी पांचवी नस्ल चल रही है। लेकिन अब साथियों हमें चेतना होगा, हमें मुद्दों पर बात करनी होगी, मुद्दों पर समर्थन देना होगा। राजनीतिक पार्टियों को इस मसले पर भी हमें काम करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई शम्मा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सब लोगों का मकसद नहीं। मेरी कोशिश है, हम सब की कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। कौन सा है आपका? मेरे सीने में सही नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। और कौम और मिल्लत के नाम पर मैं तभी देशवासियों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, ये देश सबका है और इस देश को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, अगर पूरी क्षमता और ताकत के साथ, क्योंकि एक बात तो साफ है मेरे भाई, अगर आज हमारे आपके किसी भी मेहमान के साथ में अगर उनके पैर में चोट लगी होती, हाथ में चोट लगा होता, उनके सीने में दर्द होता तो यहाँ शायद ना आ पाते। आंख दुख रही होती, जबान में लड़खड़ाहट होती तो लोग ना आ पाते। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म का एक भी हिस्सा काम नहीं कर रहा होता तो हम बीमार कहे जाते हैं, अपंग कहे जाते हैं। मेरे भाइयों, इतने बड़े देश के दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर तबाह बर्बाद करने की साजिश उसकी की जाएगी तो आप बताइए, अगर ये बर्बाद हो गया तो क्या हिंदुस्तान तरक्की करेगा? क्या देश को जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या ये देश विश्व गुरु बन पाएगा? क्या ये देश विश्व का नेतृत्व कर पाएगा? जिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को अगर मिटाने की साजिश की जाएगी या कोशिश की जाएगी, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस शेर की माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूँ। पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अगर फिर भी न संभले है हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। एक बार फिर मैं इस मुद्दे का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं जनाब हाफिज साहब से कि हम सब लोगों को साथ लेकर के पूरे देश में आप कार्यक्रम बनाइए। इस मसले पर जन जागरण की ज़रूरत है ताकि लोग साथ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।